चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे प्रदूषण की, सफाई छटाई की। जी हाँ, दिवाली पर जैसे हम अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, जरूरी है कि शहरों से, हमारी बस्तियों से प्रदूषण की भी सफाई हो ताकि त्योहारों का रंग फीका ना पड़े। आपके सामने 3 तस्वीरें हैं। धर्म और अध्यात्म पर प्रवचन देने वाले धीरेन्द्र शास्त्री भी सड़कों पर लोगों को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाते हुए नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं और ट्रैफिक नियम का पालन करने की बात कर रहे हैं। तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय गुलाब देकर लोगों को प्रदूषण कम करने में योगदान देने की अपील कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के सदर बाजार में पुलिस भीड़ कम करने और बेहतर व्यवस्था बनाने में जुटी हुई है। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, सदर जैसी जगह पे भीड़ कम हो, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है। तो शुरुआत करेंगे आज की सबसे अच्छी तस्वीर से। देखिए, जब कोई आपका मेंटोर या कहें कि नेता या फिर कोई धर्म गुरु ये पहल करता है तो लोग उसको फॉलो करते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर से ये तस्वीर आई जहां पर ट्रैफिक पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया और पुलिस के इस अभियान में उनका साथ देने के लिए बागेश्वर धाम के मुखिया धीरेन्द्र शास्त्री भी शामिल हो गए। और इस दौरान ट्रैफिक पुलिस के साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री ने भी सड़क पर लोगों से बातचीत की और उन्हें सुरक्षा के नियम समझाए। अब देखिए, धर्म और अध्यात्म पर चर्चा करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री कैसे छतरपुर की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस के जागरूकता अभियान का हिस्सा बने और लोगों को नियम कायदों का पाठ पढ़ाते हुए देखे गए हैं। देखिए उसकी तस्वीर। क्या नाम है आपका? पहला, इतनी भीड़ लेके क्यों चलते हैं? 5 ओवरलोड कानूनी कार्रवाई प्रशासन सख्त है, बागेश्वर धाम सख्त है। अगर ओवरलोड पैसा ज्यादा लोगे, दारू पीते हो, बागेश्वर धाम पर ओवरलोडिंग बंद होगी, बिना हेलमेट के प्रवेश नहीं दिया जाएगा और शराब पी करके आने वाले सभी ड्राइवरों के ऊपर हर सप्ताह में प्रतिदिन ग्राम पंचायत समिति कानून के साथ मिलकर पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक व्यवस्था के साथ मिलकर उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करवाएगी, उनको पुलिस के हवाले करवाएगी। तो देखिए, पहल काफी अच्छी है और लोगों को जाहिर सी बात है इससे सीखना चाहिए, समझना चाहिए। व्यवस्था जाहिर सी बात है तभी बनी रहेगी। बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें, त्योहारी सीजन में लोग बड़ी तादाद में खरीदारी करने निकलते हैं। जाहिर है ट्रैफिक जाम और भीड़ को नियंत्रित करने के तमाम उपाय किए जा रहे हैं ताकि त्योहारों की चमक फीकी ना पड़े। ऐसे में दिल्ली का चांदनी चौक हो या फिर सदर बाजार, पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था करने में जुटी हुई है। भीड़ को नियंत्रित करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस लोगों को सतर्क रहने के लिए भी आगाह कर रही है। दरअसल लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर सदर बाजार में दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक लोडिंग अनलोडिंग पर रोक लगा दी गई है। वहीं खबर है कि दिल्ली की चांदनी चौक मार्केट में भी त्योहारी सीजन में पुलिस वर्दी और सिविल ड्रेस में अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही शहर के कई और मॉल्स और बाजारों में जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस गश्त तेज कर रही है और सदर बाजार में पुलिस बाकायदा अनाउंसमेंट करके लोगों से नियम पालन करने की अपील कर रही है। कोई लोडिंग अनलोडिंग नहीं होगी 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक। ये आपके मद्देनजर रखते हुए आपकी सुरक्षा के लिए, आपको सुरक्षित रखने के लिए ये तमाम लोगों को ये आगाह किया जाता है। आप सब लोग इस चीज को जानते हो कि दीपावली का त्योहार होने की वजह से बाजार में काफी, सदर बाजार में काफी भीड़ है। कोशिशें हर जगह पर हो रही हैं और प्रदूषण के खिलाफ सरकार और प्रशासन तो तमाम उपाय कर ही रहे हैं, लेकिन इसे लेकर आम लोगों के बीच जागरूकता बहुत जरूरी है। दिल्ली में आज से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू हो गया है और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसकी शुरुआत की है। दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर जो अपने हिस्से का काम है उसे तेजी से कर रही है। जैसे डस्ट पोल्यूशन के लिए एंटी डस्ट कैंपेन चल रहा है। गाड़ियों का जो पोल्यूशन है, चौराहों पर हम सब लोग जो गाड़ियां का इंजन बंद नहीं करते हैं उससे जो पोल्यूशन पैदा होता है, उसके लिए आज से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जन जागरूकता अभियान हम शुरू कर रहे हैं। इस रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जन जागरूकता अभियान का जो मकसद है कि हम सब लोग जब रेड लाइट हो जाए चौराहे पर तो अपने गाड़ी का इंजन बंद कर दें। प्रति व्यक्ति पर डे लगभग 10 से 15 रेड लाइट क्रॉस करता है। एक रेड लाइट पर 2 मिनट जब हम इंजन चालू रखते हैं तो लगभग पर डे हम आधा घंटा पेट्रोल और डीजल फूंक रहे हैं बेवजह का। इसलिए आज से जो ये कैंपेन है, दिल्ली के लोगों से हमारी यही अपील है कि हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे
अपने हिस्से का जो दिल्ली के हिस्से का पोल्यूशन है उसे कम करेंगे और उसके लिए गाड़ियों के पोल्यूशन को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन हमारे लिए एक बहुत बड़ा सहयोगी है। तो तरह तरह के कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं दिल्ली में, खास करके प्रदूषण कम करने के लिए। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने के साथ ही आज सुबह 8 बजे से ग्रैब का दूसरा चरण लागू कर दिया गया है, यानी कि अब डीजल जनरेटर पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी और पार्किंग के चार्ज भी बढ़ा दिए गए हैं। अब देखिए, लोगों से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। वायु प्रदूषण के हालात सुधारने के लिए पड़ोसी राज्यों से आने वाले पराली के धुएं पर भी लगाम लगाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। दिल्ली में सेहतमंद सांसों पर संकट गहराया तो प्रदूषण के खिलाफ पाबंदियां भी सख्त कर दी गईं। सोमवार को दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार चला गया। हवा में घुला जहर बढ़ने लगा तो राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैब का दूसरा चरण लागू करना पड़ा। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता की निगरानी करने वाले कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली एनसीआर में मंगलवार सुबह 8 बजे से ग्रैब के दूसरे चरण की पाबंदियां लागू कर दी हैं। ग्रैब के दूसरे चरण में डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर पूरी पाबंदी होगी। सड़कों की मशीन से सफाई होगी। धूल कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा। पार्किंग चार्ज में बढ़ोतरी की जाएगी। लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील की गई है। बसों और मेट्रो के फेरे बढ़ाए गए हैं। RWA से कॉलोनी के गार्ड्स को हीटर मुहैया कराने को कहा गया है ताकि ठंड से बचने के लिए गार्ड अलाव का इस्तेमाल न करें। दिल्ली में ग्रैब के पहला चरण लागू होने के बाद से कंस्ट्रक्शन साइट्स पर धूल पर लगाम लगाने के उपाय किए जा चुके हैं। खुले में मलबा डालने और रेस्टोरेंट में कोयला जलाने पर पाबंदियां पहले से लागू हैं, लेकिन अब प्रदूषण के हालात बिगड़ने पर ग्रैब का दूसरा चरण लागू कर दिया गया है। पड़ोसी राज्यों से आने वाला पराली का धुआं भी राजधानी की हवा को जहरीला बना रहा है। हरियाणा में अब पराली जलाने वाले किसानों पर भी सख्ती बढ़ती जा रही है। कैथल में पराली जलाने के 18 मामलों में 14 किसानों को गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन अब पिछले साल दर्ज हुए 72 FIR के आरोपियों को गिरफ्तार करने की तैयारी भी कर रहा है। आज की डेट में कैथल डिस्ट्रिक्ट में 123 मामले आ चुके हैं, जिसमें से 63 पे हमने 1,57,500 रुपये फाइन कर दिया है और 18 पे अभी तक FIR हुई। इन तमाम कोशिशों का मकसद यही है कि किसी तरह ठंड के दिनों में दिल्ली NCR के वायु प्रदूषण पर लगाम लगाई जाए। लेकिन अगर पड़ोसी राज्यों में सख्ती और राजधानी में ग्रैब का दूसरा चरण लागू होने के बावजूद प्रदूषण के हालात नहीं सुधरे तो आने वाले समय में दिल्ली NCR में पाबंदियां और सख्त हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे आज से ग्रैब 2 लागू तो हो गया, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बच्चों का एक सर्वे हुआ था। बच्चे अलग अलग सर्वेस करते हैं, उसमें ये सवाल थे कि दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए किस चीज पे सबसे पहले बैन होना चाहिए और वो कब होना चाहिए, और क्या 365 दिन होना चाहिए, या फिर हम जैसे कहते हैं कि दिवाली के आसपास, जैसे अभी पटाखों पर बैन कर दिया गया। तो क्या निकला उसमें मैक्सिमम लोगों का विचार यही था, जो मैंने पढ़ा वो यही था कि 365 दिन इसको लेकर काम होना चाहिए। पहली बात कि केवल दिवाली के आसपास आप पटाखे बैन करते हो। एग्जैक्टली, क्योंकि कुछ टाइम के लिए अगर आप करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपको काम करना ही है तो पूरे 365 डेज आपको उस पर काम करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा करके शायद ज्यादा हो जाए। बहुत कम मात्रा में पोल्यूशन करते हैं, उतना भी नहीं है। पोल्यूशन की बहुत सारी वजह है जिसको लेकर कलेक्टिवली काम करने की जरूरत है। तो इस फेस्टिव सीजन वायु प्रदूषण के खिलाफ अभियान कई शहरों में चलाया जा रहा है। जाहिर है कि दीपावली का पर्व आने में अब कुछ दिन ही बचे हैं, तो ऐसे में त्योहारों का उत्सव भी बना रहना जरूरी है। सो अयोध्या में दिवाली की रौनक देखने लायक है। वैसे रामनगरी में दीपावली पर दिए जलाने की पुरानी परंपरा है, लेकिन सरयू नदी के घाटों पर लाखों दियों को जलाने की परंपरा कुछ साल पहले ही शुरू हुई थी। फिलहाल दीपोत्सव की इसी परंपरा को और ज्यादा भव्य बनाने की तैयारियां बड़े स्तर पर की जा रही है। जी हाँ, और इसी सिलसिले में अयोध्या में राम की पैड़ी दीपोत्सव स्थल पर पूजा पाठ किया गया और महाउत्सव के सफल होने की कामना भी की गई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव होगा, लिहाजा इस बार अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर राम भक्तों में उत्साह भी देखने लायक है।
राम की नगरी में सीता राम का गान। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। भव्य और दिव्य दीपोत्सव तक गूंजता रहेगा प्रभु राम का नाम। आस्थावानों की ये चहल पहल अयोध्या में जुटनी शुरू हो गई है। मौका खास है, दीपोत्सव जो बेहद पास है। इस दीपोत्सव कार्यक्रम को भव्य बनाने में उत्तर प्रदेश सरकार कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए व्यवस्थाओं पर बेहद बारीकी के साथ नजर रखी जा रही है। राम मंदिर में रामलला के विराजने के बाद ये पहला दीपोत्सव है, इसलिए इस बार के दीपोत्सव की तैयारियों को अंजाम तक सफलता पूर्वक पहुंचाने की खातिर ईश्वर से भी प्रार्थना की गई। आज सुबह राम की पैड़ी पर दीपोत्सव स्थल का पूजा पाठ हुआ। आज सरयू पूजन हुआ है, भूमि पूजन हुआ है और ये पूजन में हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान से, माता सरयू से कि सारा कार्य निर्विघ्न पूरा हो। तैयारियां खूब हैं। 30,000 वॉलंटियर्स लगाए जाएंगे जो राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तो हैं ही, इसके साथ कुछ NGOs के वॉलंटियर्स भी होंगे और 25 लाख दिए प्रज्वलित करने का हमारा टारगेट है और हमें पूरा विश्वास है कि हम पूर्व वर्षों की भांति इस बार भी सब अपना टारगेट पूरा करेंगे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान हासिल करेंगे। वहीं दूसरी तरफ दीपोत्सव के उत्सव को खूबसूरत और भव्य बनाने की तैयारियां भी जोरों पर हैं। पूरी अयोध्या नगरी में रंग रोगन के अलावा सरयू घाटों की सफाई, धर्मपथ और राम पथ को रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया जा रहा है। करीब 2 किलोमीटर के पूरे दायरे को रोशन करने के लिए डेकोरेटिव वॉल, इलेक्ट्रिक गेट और लाइट पिलर्स बनाने का काम भी तेजी से जारी है और अयोध्या के घाटों पर दिया जलाने के लिए भी व्यवस्था माकूल की जा रही है। करीब 27,000 वॉलंटियर्स की मदद ली जा रही है। यही नहीं, 30 अक्टूबर को होने वाले इस दीपोत्सव में राम नगरी इस बार नया कीर्तिमान भी रचने जा रही है। दरअसल यहाँ 55 घाट हैं, जिस पर 25 लाख दिए जलाकर एक नया कीर्तिमान यानी नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारियां हो रही हैं। घाटों पर 25 लाख दियों के साथ ही अयोध्या नगरी में दूसरी जगहों पर भी करीब 3 लाख अतिरिक्त दिए जलाए जाएंगे। इसके साथ ही घाट पर लेजर शो के जरिए रामायण के अलग अलग खंड का प्रदर्शन भी होगा। वहीं अयोध्या से कहीं दूर बैठे रामलला के भक्तों को भी इस दीपोत्सव में शामिल होने का मौका मिलेगा। दरअसल अयोध्या विकास प्राधिकरण ने एक दिया प्रभु श्री राम के नाम योजना तैयार की है, जिसके माध्यम से घर बैठे श्रद्धालु भी दीपोत्सव में दिया जला सकेंगे। इसके लिए लोग दिए की बुकिंग करने के लिए ऑनलाइन दान कर पाएंगे। उसके बाद प्रसाद उनके घर भेजा जाएगा। इस बार का दीपोत्सव रामलला के मंदिर में विराजने के बाद क्योंकि पहली बार हो रहा है, इसलिए इस बार 25 लाख दिए जलाकर जहां रिकॉर्ड बनाया जाएगा, वहीं हर राम भक्त को ये आशा जरूर होगी कि भले ही वो दीपोत्सव पर अयोध्या में मौजूद हो या ना हो, मगर दीपों का ये महाउत्सव उसकी जिंदगी में खुशियों का उजियारा जरूर भरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब आपको लिए चलते हैं देवभूमि हरिद्वार, जहां पर पहली बार गंगा महोत्सव का आयोजन 4 नवंबर को किया जा रहा है। और इसके लिए हरिद्वार में तैयारियां जोर शोर से की गई हैं। गंगा महोत्सव का ये कार्यक्रम चंडी घाट और नमामि गंगे घाट पर आयोजित होगा। हरिद्वार के गंगा घाट पर अधिकारियों की टीम गंगा महोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंची है, क्योंकि पहली बार देवभूमि हरिद्वार में गंगा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। ये आयोजन 4 नवंबर को होगा, जिसे देखते हुए नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा के MD राजीव कुमार मित्तल पूरे दलबल के साथ चंडी घाट और नमामि गंगे घाट पर पहुंचे, जहां उन्होंने महोत्सव से जुड़ी तैयारियों को लेकर टीम के साथ बात की। वैसे तो हर साल 4 नवंबर को गंगा महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इस बार गंगा महोत्सव के 8वें एडिशन के लिए हरिद्वार को चुना गया है,
जहां नमामि गंगे योजना के अंतर्गत क्या क्या काम किया जा रहा है इसे दिखाया जाएगा। साथ ही साथ कार्यक्रम में गंगा के जितने भी पहलू हैं उन सबको भी उजागर किया जाएगा। एक दिन के इस कार्यक्रम में गंगा आरती और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे जिनमें आम लोगों की भी भागीदारी होगी। पहले हम लोगों ने काफी बार दिल्ली में किया है, इस बार हम लोगों की कोशिश है कि इस बार उसको हम लोग गंगा किनारे सेलिब्रेट करें और उसके लिए उत्तराखंड राज्य का चयन हुआ है। इस कार्यक्रम में गंगा के जितने भी पहलू हैं उन सबको उजागर किया जाएगा। नमामि गंगे योजना के अंदर क्या क्या कार्यक्रम हुआ है, क्या क्या प्रयास चल रहे हैं, क्या क्या सक्सेस स्टोरीज हैं, कहाँ कहाँ हमको यश मिला है और हमारे साथ जितने भी लोग सहभागी NGOs और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो इस प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं वो सब लोग क्या क्या कर रहे हैं इस बारे में दिखाएंगे। हरिद्वार के गंगा तट पर होने जा रहे इस गंगा महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल करेंगे और चर्चा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, गुड न्यूज टुडे। देखिए, त्योहार उत्सव है तो उनके साथ मिठास भी जुड़ी है। ऐसे में काशी विश्वनाथ मंदिर में लड्डू बनाए जा रहे हैं। दरअसल यहाँ एक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लड्डू बनाने और उसकी बिक्री के लिए इजाजत दे दी गई है। जी हाँ, ईश्वर में आस्था दर्शाने के साथ ही यहाँ NGO से जुड़ी कई महिलाओं को रोजगार का मौका भी दिया जा रहा है। फिलहाल तो इन लड्डुओं की बिक्री मिठाई के तौर पर होगी, न कि प्रसाद के रूप में। काशी विश्वनाथ मंदिर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एक बार फिर से लड्डू की बिक्री की इजाजत दे दी गई है और इसके लिए बाकायदा मंदिर परिसर में बेला पापड़ स्वयं सहायता समूह का एक काउंटर भी लगाया गया है। दरअसल कुछ दिनों पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में लड्डू बनाने और उसकी बिक्री की जिम्मेदारी अमूल को दे दी गई थी, जिसके बाद से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बनाए लड्डुओं पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब मंदिर प्रशासन की ओर से महिलाओं को लड्डू बनाने और उसकी बिक्री की इजाजत दे दी गई है। हालांकि मंदिर परिसर में इन लड्डुओं की बिक्री मिठाई के तौर पर की जाएगी, न कि प्रसाद के रूप में। दिनांक 18 अक्टूबर को इनके द्वारा संपर्क करके यह बताया गया कि 12 अक्टूबर को प्रसाद की लॉन्चिंग जब से की गई है तांडुल महाप्रसाद की, उसके बाद से इनके पास जो सामग्री बची हुई थी वह 1 माह का समय इनको लगेगा कि इनको थोड़ा सा ज़्यादा सेल की आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ से उतनी सेल नहीं हो पा रही है। तो इनके द्वारा अनुरोध किया गया कि मंदिर चौक में इनको एक काउंटर प्रदान कर दिया जाए। तो मंदिर चौक में प्रसाद से कोई कन्फ्यूजन ना हो, इस नाते प्रसाद के बगल काउंटर नहीं दिया जा सकता था, परंतु जो हमारा काउंटर बना हुआ है जहाँ पर वो दुर्लभ दर्शन वाला जो केंद्र चलता है उसके बगल की एक शॉप में एक काउंटर इनको दिया गया। साथ ही साथ जो दूसरे लड्डू विक्रेता थे, दिनांक 12 अक्टूबर को जिस समय तंदुल महाप्रसाद की लॉन्चिंग हुई थी उस समय यहाँ पर 2 अधिकृत लोग बचे थे जिनके द्वारा लड्डू का विक्रय किया जा रहा था। दोनों लड्डू विक्रेताओं को या प्रसाद का विक्रय किया जा रहा था, दोनों प्रसाद विक्रेताओं को मिठाई के रूप में अपनी सामग्री बेचने के लिए वहाँ पर काउंटर पर प्रदान किया गया है। फिलहाल बेला पापड़ स्वयं सहायता समूह को लड्डुओं की बिक्री के लिए मंदिर परिसर में 1 महीने के लिए जगह आवंटित की गई है और इसके बाद अगर समूह की महिलाओं की ओर से आवेदन किया जाता है तो फिर मंदिर परिसर में लड्डुओं की बिक्री के लिए समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। जाहिर है मंदिर परिसर में स्वयं सहायता समूह के बनाए लड्डुओं की बिक्री से न सिर्फ महिलाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि महिलाएं आत्मनिर्भर भी बनेंगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें कि एक तरफ टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड कप 2023 में अपनी गेंदबाजी से कहर बरपाने वाले मोहम्मद शमी भी मैदान पर वापसी की तैयारी में जुटे हैं और जल्दी ही एक बार फिर से शमी क्रिकेट फील्ड पर आपको नजर आने वाले हैं। तो वनडे विश्व कप के बाद से शमी क्रिकेटिंग एक्शन से दूर हैं। उनके घुटने की सफल सर्जरी हुई है और वो जल्दी ही मैदान में नजर आएंगे। पिछले साल इस वक्त मोहम्मद शमी दुनियाई क्रिकेट में कहर ढा रहे थे क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा था और हर किसी को याद है वो 24 विकेटें और वर्ल्ड कप काफी नजदीक था। पर उसके बाद से मोहम्मद शमी नदारत हैं क्रिकेट के सीन से, पर उम्मीद लगाई जा रही है कि मोहम्मद शमी वापस आएंगे, पर कब? तो मोहम्मद शमी हमारे साथ खुद हैं। शमी, कब का तो नहीं पता, लेकिन बहुत जल्द। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हर कोई देख रहा है कि मोहम्मद शमी की ज़रूरत है क्योंकि पिछले
काफी दौरे करे हैं। पर्थ टेस्ट जो है वो पहला मैच होगा। पिछली बार 2018 में जब आप गए थे 6 विकेटें थी आपकी। तो क्या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तक आप वापस हम सोच सकते हैं कि आएंगे? देखिए, बहुत इस ट्रॉफी को बहुत हाइप मिल रहा है और इस ट्रॉफी के बारे में मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, क्योंकि चैम्पियनशिप की जो दौड़ है उसको लेकर ज़्यादा हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इतना ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जो लड़कों का टैलेंट है, जो स्किल है, वो हम पिछले 2 बार भी दिखा चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत है। आपको नॉर्मल सा स्किल पर, अपना जो स्किल, नेचुरल जो स्किल है उस पर ध्यान देना है, अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना, अपने फिटनेस और रिकवरी पर ध्यान देना है। मुझे नहीं लगता कि इतना डिफ़िकल्ट चीज़ें क्रिएट करने की ज़रूरत है। आपकी इंजरी को लेके रोहित शर्मा से भी पूछा, उन्होंने कहा कि नी में जो है थोड़ी स्वेलिंग आ चुकी है। पिछले 2-3 दिन से आप एनसीए में, बैंगलोर में गेंदबाजी करते हुए देखे। कल आप अभिषेक नायर को गेंदबाजी कर रहे थे। तो इस घुटने का क्या हाल है फिलहाल? देखिए, अभी तो बहुत ठीक है, क्योंकि वो 1 हफ्ते के लिए मैंने स्टॉप किया था उसके चलते, क्योंकि मुझे भी कभी कभी डर रहता है कि ऑपरेशन वाली लेग है, ऑपरेशन वाला पॉइंट है, कुछ रिएक्ट ना हो जाए या ड्राइनेस के चलते कि मेरा जो फ्रंट फुट है ये इस पे लोड ज़्यादा आता है, तो इसमें मुझे दिक्कत नहीं चाहिए। उसके चलते हम लोगों ने स्टेप बैक किया था कि हाँ, थोड़ा सा कुछ दिख रहा है। वो थोड़े थोड़े में इतना ज़्यादा हो गया कि बंदे को कम था और मार्केट में ज़्यादा था। तो मैं चाहता हूँ कि ये इतनी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या कंफर्मेशन चाहिए होती है, वो ज़रूरी है। लेकिन जो रोहित की बात है, रोहित ने वो हमसे पूछ के किया है कि हाँ, क्या कुछ था या नहीं था, उसको जो डाउट था, क्योंकि एक ऐसे कैप्टन उसको रियलिटी पता होनी चाहिए, वो हमने उसको बताई। लेकिन अब वो 1 हफ्ते की बात थी केवल, लेकिन अभी तो आप लोग देख ही रहे हैं कि मुझे लग रहा है 2 हफ्ते हो गए हमें अच्छी खासी बॉलिंग करते हुए। तो अभी तक तो नो इशू, और होपफुली कि ये इशू नहीं आएगा। रणजी ट्रॉफी सीजन चल रहा है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले ऐसा हो सकता है कि एक प्रैक्टिस के तौर पर आप किसी रणजी ट्रॉफी मैच में दिख जाए? हाँ, ज़रूर। अगर मैं जाने से पहले ज़रूर फिट रहा तो मैं हमेशा से पहले से बोलता आ रहा हूँ, हर मीडिया प्रेस में बोला है मैंने कि मैं डोमेस्टिक खेलना चाहूँगा जाने से पहले, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि मैं ग्राउंड पे टाइम स्पेंड करूँ, और एक अच्छी क्वालिटी की क्रिकेट खेलकर जब आप जाओगे, वो टाइम स्पेंड कर जाओगे, तो मुझे लगता है और बेटर वहाँ पर नजर आओगे। गुजरात के नवसारी में एक संस्थान स्कूल छोड़ चुके छात्रों को रोजगार की सौगात दे रहा है, और इस संस्थान में छात्रों को इलेक्ट्रिशियन, ऑटोमोबाइल, सोलर पैनल टेक्नीशियन जैसी ट्रेनिंग दी जा रही है। जी देखिए, अब तक करीब 6000 से ज्यादा छात्र यहां से ट्रेनिंग ले चुके हैं और आने वाले वक्त में इस संस्थान की क्षमता और बढ़ाने की तैयारी है। ये कोशिश है जरूरतमंद छात्रों का भविष्य संवारने की। ये वो छात्र हैं जिनकी स्कूली शिक्षा किसी वजह से पूरी नहीं हो पाई, लेकिन स्कूल छूटने के बावजूद नवसारी का अनिल नायक तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र इन्हें उम्मीद की किरण दिखा रहा है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अध्यक्ष और L&T कंपनी के चेयरमैन अनिल नायक की पहल पर ये संस्थान अब तक 6000 से ज्यादा छात्रों को प्रशिक्षण दे चुका है। हमारा जो विजन है उसके मुताबिक ये आखी जे गांव लोग है उसको ऊपर आने का है, उसको पढ़ाने का है, जो नहीं पढ़ते हैं उसका स्किल बढ़ाने का है, और जो एक सपना है हिंदुस्तान का कि हम स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बने, उसको साकार करना है। साल 2006 से ये संस्थान इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, टेक्नीशियन, ऑफिस असिस्टेंट और सोलर पैनल के टेक्नीशियन तैयार कर रहा है। इसके साथ ही यहाँ सिलाई और ब्यूटी पार्लर से जुड़ी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। यहाँ मिलने वाली ट्रेनिंग निशुल्क है और ट्रेनिंग लेने वाले छात्रों को हॉस्टल की सुविधा भी दी जाती है। ये सेंटर अनिल नायक टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर गुजरात का सर्वप्रथम एक ऐसा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों को क्रैश कोर्स करवा के 4 महीने का कोर्स करवा के उसको एम्प्लॉयमेंट देता है। यहाँ पे हम 13 प्रकार के कोर्सेज जो है ऑफर करते हैं। रिसेंटली हमने डिमांड को ध्यान में रखते हुए एक और कोर्स सोलार ट्रेड के अंदर एनरोल किया है,
जिसके अंदर हमारे यहाँ से ट्रेन होके बच्चे सऊदी अरेबिया प्लेस होते हैं। स्टडी कंप्लीट करके 10 पास आउट करके मैं अनिल नायक टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर पे आया हूँ, क्योंकि मुझे आगे पढ़ना था, लेकिन घर की परिस्थिति की वजह से मैं पढ़ नहीं पाया। तो मुझे मेरे भाई ने गाइड किया। मेरे वापी में मेरा भाई है, मासी का लड़का, उसने बोला, वो भी 10 पास, उसकी भी घर की परिस्थिति के वजह से वो भी 10 आगे तक पढ़ नहीं पाया। तो उसने अभी इधर अच्छा ऑटोमोबाइल में उसने ट्रेनिंग किया, तो उसको अभी ठीक ठाक अभी सैलरी है 12-13 हज़ार रुपये। अनिल नायक ट्रेनिंग सेंटर में वो कोर्स करके गया है। शुरुआत में हर साल यहाँ 400 छात्रों की ट्रेनिंग होती थी, लेकिन अब हर साल ट्रेनिंग पाने वाले छात्रों की संख्या बढ़कर 1500 हो गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 19 अक्टूबर को संस्थान की 2 नई इमारतों की नींव भी रखी है। अब संस्थान की क्षमता बढ़ने पर हर साल यहाँ 3000 छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी। नवसारी से रौनक जानी, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात चक्रवाती तूफान डाना की कर लेते हैं, जिसको लेकर नया अपडेट मौसम विभाग की ओर से सामने आया है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र और मजबूत हो गया है। जी हां, जिसके 23 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। मौसम विभाग की इस चेतावनी के बाद ओडिशा, बंगाल और आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान डाना से निपटने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। উপকূলবর্তী সমস্ত জনগণকে জানানো যায় যে আপনারা কোনো মাটির বাড়িতে থাকবেন না, কাছাকাছি কোনো বাঁকা বাড়ি। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का ये क्षेत्र और मजबूत हुआ तो इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। ये तस्वीरें बंगाल और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट से आई हैं, जहां समुद्र की लहरें धीरे धीरे और ताकतवर होती जा रही हैं। हवाओं की रफ्तार भी बढ़ने लगी है। ये चक्रवाती तूफान डाना के आने का साफ संकेत है। मौसम विभाग ने भी अपने अनुमान में बताया है कि 23 अक्टूबर को ये चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है और फिर 24 अक्टूबर की रात और 25 अक्टूबर की सुबह ये एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। During this period, people are advised to stay indoor and try to avoid to come out during the thunderstorm activity, during heavy rain and strong wind. कहा जा रहा है कि इस चक्रवाती तूफान का सबसे ज्यादा असर ओडिशा और बंगाल के समुद्री तटों पर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 25 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान के पूरी तट से टकराने की चेतावनी दी है, जिसे देखते हुए ओडिशा सरकार ने समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य सरकार ने पर्यटकों से भी जल्द से जल्द पुरी छोड़ने की अपील की है। इतना ही नहीं, साइक्लोन की चपेट में आने वाले जिलों में इससे निपटने की तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। इस सिलसिले में राज्य के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने एक हाई लेवल बैठक भी की है। साइक्लोन आने की संभावना है दाना, उसको लेके प्रशासन को ऑलरेडी सब प्रिपरेशन चल रहा है। हमारे जितने भी ब्लॉक अफेक्ट होने का चांस है, हमारे 6 ब्लॉक ज्यादा अफेक्ट होने का चांस रहेगा, तो उस ब्लॉक में कैसे जल्दी इवैक्यूएशन किया जाएगा, इसके लिए प्लान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने करके रखा है। जो हमारे टेम्पररी साइक्लोन सेंटर है, वहां पे वो भी रेडी रखे गए हैं। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी और पीने की पानी की व्यवस्था और सब जो खाने पीने की व्यवस्था, इसको हमने रेडी करके रखा है। और सारे ब्लॉक्स के लिए एक सीनियर ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है, जो लोकल बीडीओ और तहसीलदार को जाके उनको सपोर्ट करेंगे और उनको जो भी काम है उसमें उनको हेल्प के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल से ऑफिसर्स को भी डिप्लॉय किया जा चुका है। ओडिशा की तरह ही बंगाल में भी चक्रवाती तूफान डाना से निपटने के लिए प्रशासन की टीमें ग्राउंड पर उतर चुकी है। তাই উপকূলবর্তী সমস্ত জনগণকে জানানো যায় যে আপনারা কোনো কাঁচা বাড়ি, जो समुद्र तट के किनारे घूम घूम कर लोगों को आगाह कर रही हैं, खास करके मछुआरों और पर्यटकों को। बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में आने वाले इस चक्रवाती तूफान के मद्देनजर बंगाल में एनडीआरएफ की 14 टीमें और ओडिशा में 11 टीमों को तैनाती के लिए तैयार रखा गया है। इसके अलावा सेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड को भी तैयार रखा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। अनुपम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं शुभस्य शीघ्रम, अशुभस्य काल हरणम।
यानी कि अच्छे काम को करने में देरी बिल्कुल ना करें और बुरे काम को जितना भी टाल सके टालते रहें। बस ये समझ लीजिए कि हम जितना सोच रहे हैं ये जीवन उससे भी ज्यादा तेजी के साथ बीत रहा है। देखिए, क्योंकि अच्छे काम को अगर हम टालेंगे तो फिर दोबारा उसे करने का मौका मुश्किल से मिलेगा। तो भले ही चाहे लोग तारीफ करें या ना करें, बस आप खुश होकर अच्छे काम करते रहिए। क्या बात है भाई, आपने ये तो देखा ही होगा कि जिस वक्त सूरज निकलता है आधी से ज्यादा दुनिया सोई होती है। इसीलिए अच्छे काम को जितना जरूरी हो उतना जल्दी कर लीजिए, फिर देखिए नतीजा उतनी ही जल्दी आएगा। कल मिलेंगे चाय पर शाम 5 बजे।